नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अनलॉक 4.0 सितंबर से फिर खुलेंगे स्कूल कॉलेज, जारी हो सकती है नई गाइडलाइंस। जी हां दोस्तों, इस महामारी के कारण देश भर के स्कूलों और कॉलेजों को बंद हुए 5 महीने हो चुके हैं। 31 अगस्त को अनलॉक 3.0 समाप्त होने के साथ ही यह उम्मीद है कि गृह मंत्रालय जल्द ही अनलॉक 4.0 के तहत स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय ले सकता है। इस महीने के अंत तक दिशा निर्देश जारी किए जाने की भी संभावना है। दोस्तों अनलॉक 3.0 के तहत गृह मंत्रालय ने व्यायामशालाओं और योग संस्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी और कहा था कि शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। जैसा कि अगस्त माह समाप्त होने वाला है, ऐसे में अब अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताती है कि शैक्षिक संस्थान चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के दिग्गज नेता ने पहली बार स्वीकारा मौजूदा संगठन पार्टी को आगे ले जाने की स्थिति में नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व और पूर्णकालीन अध्यक्ष की मांग को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने मंगलवार को कहा कि यह स्वीकार्य तथ्य है कि पार्टी का मौजूदा संगठन कांग्रेस की सोच को आगे ले जाने और लोकतंत्र की रक्षा करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोइली ने सोनिया गांधी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि पत्र का मकसद पार्टी को अगले लोकसभा चुनाव और अन्य चुनाव के लिए तैयार करना था और पार्टी के प्रति उनकी वफादारी जीवन भर रहेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र की राजग सरकार लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों के लिए खतरा बन गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस राज्य में धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक समारोह पर 30 सितंबर तक के लिए रोक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने एक आदेश जारी कर यह बताया है कि प्रदेश भर में 30 सितंबर तक सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और सभाएं आयोजित करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक रूप से मूर्तियां, ताजियां और अलम भी स्थापित नहीं किए जाएंगे। यह आदेश अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सभी प्रकार के जुलूस और झांकी पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फेस्टिवल सीजन में सस्ते हो सकते हैं टू व्हीलर, वित्त मंत्री ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, फेस्टिवल सीजन में टू व्हीलर सस्ते हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी काउंसिल दोपहिया वाहनों पर टैक्स कम करने के उद्योगों के प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि यह न तो लग्जरी है और न ही डिमेरिटिव गुड है। वर्तमान में दोपहिया वाहनों पर 28% जीएसटी लगता है। दोस्तों 19 सितंबर को होने वाली काउंसिल की बैठक से पहले यह बयान आया कि त्योहारी सीजन से पहले दोपहिया वाहनों में टैक्स कटौती से मांग बढ़ सकती है। यानी कि दोस्तों अगर आप अपने घर में टू व्हीलर का प्लान कर रहे हैं तो कुछ दिन के लिए रुक जाइए। जैसे ही दिवाली दशहरे का फेस्टिवल सीजन आएगा उस वक्त हो सकता है आपको सस्ती बाइक्स मिल जाए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सरकार ने टोल टैक्स को लेकर बनाया नया नियम, फास्टैग लगे होने पर ही मिलेगा टोल टैक्स में डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, हाईवे पर अक्सर चलने वालों के लिए यह खबर जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए टोल टैक्स को लेकर एक नियम में बदलाव किया है। अब हाईवे पर हर गाड़ी की आवाजाही पर फास्टैग जरूरी बनाने का नया तरीका निकाल लिया है सरकार ने अब नियम बनाया है कि अब सिर्फ उसी को 24 घंटे में लौटने पर टोल टैक्स में मिलने वाली छूट मिलेगी जिसकी गाड़ी पर वैध फास्टैग होगा। यानी कि अगर अब आप कैश भुगतान करके टोल टैक्स देते हैं तो आपको 24 घंटे में वापस लौटने पर भी टोल टैक्स में मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी। साथ ही बहुत सारे टोल टैक्स पर कुछ विशेष तरह के डिस्काउंट दिए जाते हैं, जैसे कि कुछ गाड़ियों पर डिस्काउंट के तहत टोल टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन अब यह डिस्काउंट तभी मिलेगा जब उन पर फास्टैग लगा होगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यह नियम बनाया गया है कि भुगतान स्मार्ट कार्ड, फास्टैग या फिर किसी अन्य प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के जरिए ही होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी समेत कई दस्तावेजों को रिन्यू कराने की अवधि बढ़ी। जान लीजिए नई तारीख। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या फिर गाड़ी की आरसी एक्सपायर होने की तारीख के नजदीक आ रहे हैं या फिर एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप उन्हें रिन्यू नहीं करवा पाए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। दोस्तों आपके पास 31 दिसंबर 2020 तक का मौका है कि आप उसे रिन्यू करा सकें। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन दस्तावेज की वैधता तिथि को आगे बढ़ाने का ऐलान
ऐलान कर दिया है। अगर गाड़ियों के फिटनेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो रही है या फिर खत्म हो गई है तो लोग 31 दिसंबर तक रिन्यू करवा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, देश के कई हिस्सों में अभी तक लॉकडाउन और धारा 144 लागू है। ऐसे में दस्तावेजों को रिन्यू कराने का काम मुश्किल से ही हो पा रहा है। लोग अपने दस्तावेज रिन्यू कराने के लिए दफ्तरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 30,000 रुपए तक की सैलरी पाने वालों के लिए सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान, मिलेंगे कई सारे फायदे। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़े ऐलान करने की तैयारी में है। CNBC आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही 21,000 रुपए से ज्यादा सैलरी पाने वालों के लिए भी ESIC का फायदा मिल सकेगा। इस महामारी के काल में ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को राहत देने के लिए ESIC की नियमों में बदलाव करने की तैयारी है। इसके तहत मेडिकल और आर्थिक मदद के नियम बदल जाएंगे। इसके लिए रखे गए प्रस्ताव के मुताबिक 21,000 से ज्यादा सैलरी होने पर भी सुविधाएं मिलेगी। सूत्रों ने बताया कि 30,000 रुपए तक सैलरी वालों को भी ESIC का फायदा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति। तो दोस्तों, पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,36,00,000 को पार कर गया है। साथ ही मौतों का आंकड़ा 8,13,000 को पार कर गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 57,54,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। दूसरा नंबर ब्राजील का है, जहां पर 36 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। इन दोनों देशों के बाद में इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, पेरू, मैक्सिको, कोलंबिया, स्पेन आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों अब जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 32,30,000 को पार कर गया है, जबकि मौतों का आंकड़ा लगभग 60,000 को पार कर चुका है। दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र अव्वल है, जहां पर 7 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। वहीं इसके बाद में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, आसाम आदि राज्यों का नाम आता है। दोस्तों इन सभी राज्यों में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में निवास करते हैं और आपके जिले में इस महामारी की क्या है स्थिति, कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल के सचिवालय में लगी आग, कांग्रेस ने कहा गोल्ड स्मगलिंग केस की अहम फाइलें जली, CM है जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, केरल सचिवालय के उत्तरी ब्लॉक स्थित प्रोटोकॉल विभाग में आग लग गई। अग्निशमन और बचाव विभाग ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की घटना के बाद कांग्रेस ने दावा किया है कि गोल्ड स्मगलिंग केस से जुड़ी अहम फाइलें आग में पूरी तरह जल गई है और मुख्यमंत्री इसके जिम्मेदार हैं। केरल के विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि सोने की तस्करी केस से जुड़ी अहम फाइलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। कोई बैकअप फाइल उपलब्ध नहीं है। यह एक संदिग्ध मामला है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में घर खरीदारों को मिली बड़ी जीत, पोजीशन में देरी पर बिल्डर को देना होगा मुआवजा। जी हां दोस्तों, बिल्डरों की मनमानी का शिकार हुए खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने समय पर पोजीशन नहीं देने और खराब सुविधाओं के लिए बेंगलुरु के 2 बिल्डर DLF साउथर्न होम्स और एनाबेल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को दोषी माना है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिल्डरों को अपार्टमेंट खरीदारों के एग्रीमेंट में प्रति वर्ग फीट पेनल्टी के अलावा अपार्टमेंट की डिलीवरी में देरी की असुविधा के लिए भी फ्लैट की कीमत पर खरीदारों को अलग से ब्याज देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बिल्डरों को फ्लैट की लागत पर सालाना 6% ब्याज का भुगतान करना होगा, जिन्हें फ्लैट का पोजीशन देने में 2 से 4 साल की देरी हुई है। यह जुर्माना हर महीने 5 रुपए प्रति वर्ग फीट जुर्माने से अलग होगा, जो डेवलपर ने ABA के तहत डिलीवरी में देरी के लिए भुगतान करने पर सहमति दी थी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब डेवलपर्स घर खरीदारों को एक सपना बेचते हैं तो उन्हें उस सपने को साकार करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल बिजली से नहीं अब सोलर एनर्जी से चलेगी कारें, यह है सरकार का नया प्लान। जी हाँ दोस्तों, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मोदी सरकार पूरे एक्शन में है। सरकार अब सोलर कार मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस बढ़ाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सरकार देश में सोलर कार मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सोलर कार मैन्युफैक्चरिंग में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से एक नई पॉलिसी का खाका तैयार किया जा रहा है, जिससे ऑटो कंपनियों को देश में सोलर कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए आकर्षित किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक सरकार उन ऑटो कंपनियों को टैक्स में छूट, सब्सिडी, सस्ता लोन और सस्ती जमीन मुहैया करवाएगी जो सोलर कार मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने के लिए आगे आएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, इन राज्यों में भारी बारिश का है अलर्ट, जान लीजिए दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और असम है। मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दोस्तों, गुजरात में आज लगातार वर्षा एवं बाढ़ से नदियां उफान पर रही और 9 लोगों की जान चली गई एवं 1900 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों, बंगाल, बिहार और ओडिशा में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वहीं बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बात की जाए राष्ट्र राजधानी दिल्ली की, तो दोस्तों आज दिल्ली के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। हालांकि दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में बारिश मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि यमुना नदी कल खतरे के निशान के पास बह रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 10 दिनों में ₹1.30 महंगा हो गया पेट्रोल, जान लीजिए आज के नए ताजा दाम। यहाँ दोस्तों, पेट्रोल के दाम पिछले 10 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि डीजल की बात की जाए तो डीजल के दाम स्थिर हैं। दोस्तों, मंगलवार को एक बार फिर तेल मार्केटिंग कंपनियों इंडियन ऑयल यानी कि IOC, BPCL, HPCL ने पेट्रोल के दामों में इजाफा कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 11 पैसे महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव बढ़कर ₹81.73 प्रति लीटर हो गया है। हालांकि डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना और चांदी में आज आई गिरावट। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोने की कीमत ₹557 घटकर ₹52,350 प्रति 10 ग्राम हो गई। पिछले कारोबारी दिन यह कीमत ₹52,907 प्रति 10 ग्राम पर थी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत ₹1606 घटकर ₹66,736 प्रति किलोग्राम पर आ गई है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1930 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी $26.45 प्रति औंस के स्तर पर बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टिकटॉक ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी याचिका, कहा कोई विकल्प नहीं बचा। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक ने अमेरिका में अपने ऊपर पाबंदी लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती दे दी है। उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस और वाणिज्य विभाग के खिलाफ कैलिफोर्निया की एक अदालत में मामला दायर करा दिया है। उन्हें तथाकथित अनधिकृत कार्यवाही से रोकने का आग्रह भी किया है। कंपनी ने 6 अगस्त को उस पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को लेकर यह वाद दायर किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, टिकटॉक को भारत में भी प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। इसकी मालिक चीन की बाइटडांस कंपनी है। टिकटॉक ने सोमवार को कहा कि वह अमेरिकी की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। ट्रंप सरकार ने भी बिना किसी सबूत या फिर पूरी प्रक्रिया का पालन किए बगैर उस पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। कंपनी ने अपनी याचिका में अदालत से सरकार के अवैध प्रतिबंध से सुरक्षा की मांग की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय उपग्रह एस्ट्रोसेट ने ढूंढी नई किरण, लेकिन ये धरती से है बहुत दूर। जी हां दोस्तों, भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट एस्ट्रोसेट ने कमाल की खोज कर डाली है। एस्ट्रोसेट ने दूसरी आकाशगंगा से निकलने वाली एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट यानी कि UV लाइट की मौजूदगी को पकड़ा है, जो पृथ्वी से करीब 9.30 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। पुणे स्थित अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष भौतिकी के अंतर विश्वविद्यालय केंद्र ने
सोमवार को यह जानकारी दी। दोस्तों, पुणे स्थित IUCAA के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोसेट के माध्यम से इस कारनामे को अंजाम दिया, जो कि बेहद महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के इस अंतर्राष्ट्रीय समूह की अगुवाई डॉक्टर कनक साहा कर रहे हैं, जो IUCAA में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इस खोज के बारे में 24 अगस्त को नेचर एस्ट्रोनॉमी में पूरे विस्तार से बताया गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मनी लॉन्ड्रिंग केस, नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। जी हां दोस्तों, भारत के भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी और उसकी पत्नी अमी मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। इंटरपोल ने ये नोटिस परिवर्तन निर्देशालय की पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,500 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले की जांच के बाद किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नीरव मोदी की पत्नी अमी मोदी अमेरिका की नागरिक है। इस नोटिस के बाद अमी मोदी के प्रत्यार्पण की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि इंटरपोल ने अमी मोदी के खिलाफ ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के आधार पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इंटरपोल का नोटिस अंतर्राष्ट्रीय अरेस्ट वारंट की तरह होता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी का क्राइम ग्राफ शेयर कर प्रियंका गांधी ने कसा सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज, कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दुगनी स्पीड से भागने लगता है। सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव प्रियंका गांधी फेसबुक के साथ ट्विटर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर मुखर है। उन्होंने मंगलवार को ट्विटर के माध्यम से यूपी में अपराध मीटर का एक बैनर पोस्ट किया, जिसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा अपराध के मामलों को दिखाया गया है। उन्होंने लिखा है कि यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दुगनी स्पीड से भागने लगता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, ये यूपी में केवल 2 दिन का अपराध का मीटर है। यूपी सरकार बार बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है, मगर अपराध चिंगाड़ते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अब दोस्तों इसके बाद में बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं हॉकी के जादूगर के नाम से कौन सा खिलाड़ी मशहूर है, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।